हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि हम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस के सीरीज़ को चला रहे हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस में टेक्नीशियन के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं और इस सीरीज़ को दोस्तों हम डे बाय डे ऐसे ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। आपका पहला प्रश्न होने वाला है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीव विज्ञान या फिर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की, तो विज्ञान और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से अध्ययन से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कोशिकाओं को अध्ययन को बोला जाता है क्या, साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो वह हो जाएगी आपकी क्या, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगी दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक विनती है दोस्तों कि आप सभी अपने साथ रफ कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठें। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी कोशिका, वो मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो वह हो जाएगी आपकी तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों वह होती है आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। आपसे पूछा जा रहा है जीवाणु के आविष्कारक, तो जीवाणु के आविष्कारक हो जाते हैं हमारे कौन, वो हो जाएंगे हमारे कौन, ल्यूवेन होंग। कौन होने वाले हैं, जीवाणु के जो होने वाले हैं आविष्कारक वह होने वाले हैं हमारे ल्यूवेन होंग। अगला प्रश्न है, दाब, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात हो रही है, ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ब्लड प्रेशर आपको मापा जाता है किसके द्वारा, स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा। डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, तो वह होता है हमारा कितना, वह होगा हमारा 120/80 mmHg। क्या होता है दोस्तों, 120/80 mmHg। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है पानी के अंदर आपको ध्वनि सुनना है तो आप किस यंत्र के द्वारा सुन पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोफोन। किसके द्वारा, अगर आप पानी के अंदर हैं और आपको ध्वनि सुनना है तो आपको हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो दोस्तों नेत्र रोग के चिकित्सक को बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। आपको किसको को बोला जाएगा, नेत्र रोग जो विशेषज्ञ होगा दोस्तों, जो आपकी आंख का विशेषज्ञ होगा उसे बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए यह बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे ध्यान से करके जाना है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा आपका जीवाश्मों की आयु निर्धारित करती की जाती है। और रेडियो कार्बन डेटिंग को दोस्तों कार्बन 14, क्या दोस्तों, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, या फिर वास्तविक एवं उल्टा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। पोलियो के टीके की खोज आपसे दोस्तों बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे का यह फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। पोलियो के टीके की खोज आपके किसने की थी, तो वो की थी आपके जॉन ई सॉल्क ने। किसने दोस्तों, जॉन ई सॉल्क ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। आपसे पूछा जा रहा है कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो कोशिका सिद्धांत दोस्तों मैंने आपको बताया, कोशिका जो होती है वह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वह होती है आपकी कोशिका। और कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था हमारे किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान ने। और उन्होंने क्या बताया कि जो सभी
जो सभी जीव हैं दोस्तों वह किससे बने हैं, वह बने हैं आपके कोशिकाओं से। उन्होंने यह बताया अपने सिद्धांत में कि जितने भी जो जीव हैं दोस्तों वह आपके कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और जो सभी नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है वह किससे होता है, वह पूर्व स्थित कोशिकाओं से आपके नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वैसे ही मैंने जितने क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और जो भी मैं आगे आने वाली सीरीज में लेके आऊँगा, ये दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और अगर हम बात करें आरआरबी टेक्नीशियन की, तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। तो आपको साइंस में बहुत ही अच्छी तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। और भूकंप का अध्ययन आपसे पूछा गया है, तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, सिस्मोलॉजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज के बारे में पूछा जा रहा है, और रेबीज के टीके की खोज की थी हमारे किसने, लुईस पास्चर ने। किसने दोस्तों, लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी मेटल जिसे चाकू से आप आसानी से काट सके, उस मेटल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और वो हो जाती है हमारी कौन सी, सोडियम। कौन सी मेटल दोस्तों, सोडियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर आप सेब को कुछ देर काट के रख दिया जाए तो वह भूरा भूरा देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। यह क्यों होता है, वह किसके साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, आपसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अगर हम बात करें, वह वायु के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। इस कारण सेब का रंग जो हो जाता है वह भूरा आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों, वह आपके चूने में अगर आप पानी मिलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्षार लाल लिटमस को करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्षार की और अम्ल की, तो अम्ल और क्षार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया है क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देगा, तो लाल लिटमस को दोस्तों नीला। अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल दोस्तों नीला से लाल कर दे। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल जो होगा जल में घुलकर H+ आयन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, अम्ल जो होंगे जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जबकि अगर हम बात करें क्षार की, तो वह OH- आयन देते हैं जल में घुलकर। अगर हम बात करें दोस्तों अम्ल की, तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और वहीं आपको क्षार क्षार जो होंगे स्वाद में कड़वे देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है अम्ल का जो पीएच होता है वह आपको 7 से कम देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों क्षार की, तो आपको 7 से ज़्यादा ही आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, पीएच आपको देखने को मिलेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों क्षार से। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्षार जो होते हैं दोस्तों, वह मेथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला। कैसे कर देते हैं दोस्तों, क्षार जो होंगे मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, वहीं अम्ल आपके मेथिल ऑरेंज को क्या करेंगे दोस्तों, लाल कर देते हैं। तो अम्ल और क्षार में यह बेसिक अंतर था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों रक्त की, तो रक्त में दोस्तों क्या होते हैं, रक्त कणिकाएं, बिंबाणु और प्लाज्मा होता है दोस्तों। अगर हम बात करें रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है, तो रक्त में आपको प्लाज्मा 50 से 55 या फिर 55 से 60% आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्या, प्लाज्मा। और अगर हम बात करें प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा, तो वह देखने को मिलेगी आपकी कितने, 90%। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एनीमिया रोग अगर आपको हो जाएगा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आपको देखने को मिलेगी। रक्त में हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है
तो उससे कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर हम बात करें मादा एनोफिलीज मच्छर की, अगर वह मच्छर आपको काट दिया दोस्तों तो आपको मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। क्या हो जाएगी दोस्तों? मलेरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों मैंने आपको ध्वनि का जो है चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैंने आपको वहाँ ध्वनि तरंगों में आपको दोस्तों 3 तरंगें पढ़ाई थी, अवश्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग है और पराश्रव्य तरंग है। यहाँ आपसे पूछा गया है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों अवश्रव्य तरंगों की, तो उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अगर हम बात करें श्रव्य तरंगों की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये क्या होती है दोस्तों? ऑडिबल वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे होंगी आपकी, वह कहलाएंगी आपकी क्या? पराश्रव्य तरंगे। क्या कहलाती है दोस्तों? वह आपकी कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। आपसे पूछा गया दोस्तों मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर, ह्यूमन का सामान्य टेम्परेचर केल्विन में दोस्तों कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 310 केल्विन। कितना दोस्तों? 310 केल्विन। आपको डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोस्तों मानव शरीर का जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है दोस्तों, सामान्य तापमान होता है, वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्वनि में और प्रकाश में, दोनों में ही परावर्तन का गुण पाया जाता है, और ध्वनि तरंगें दोस्तों परावर्तन के गुण के कारण ही क्या करती हैं? अपनी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भौतिक राशियां की, तो भौतिक राशियों को 2 भाग में बांटा गया है दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि की बात करें दोस्तों, तो सदिश राशि में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। क्या दोस्तों? परिमाण प्लस दिशा, दोनों ही दोस्तों आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, उसे ही क्या बोला जाता है? सदिश राशि। और अगर हम बात करें अदिश राशि की, तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दोस्तों, वहाँ दिशा की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों जो सदिश राशि नहीं है आपको वो बताना है, वेग, संवेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। तो दोस्तों अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपकी यह कौन सी राशि हो जाएगी? यह आपकी अदिश राशि में आ जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, और हमारा उत्तर भी हो जाएगा क्या? द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर दोस्तों यूनिट हो जाती है करंट की। किसकी दोस्तों? फ्लो ऑफ करंट मापने की इकाई को क्या बोला जाता है? एम्पियर। अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो दोस्तों यह आपको रेजिस्टेंस, क्या दोस्तों? रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मापने को मिलेगा। रेजिस्टेंस आपको प्रतिरोध जो होता है दोस्तों ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम। और अगर हम बात करें पावर, तो पावर दोस्तों शक्ति, शक्ति को मापा जाता है दोस्तों काय में? वॉट में। काय में दोस्तों? वॉट में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपसे दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई पूछा गया है, और अगर हम बात करें लेंस की शक्ति की, तो वह हो जाती है आपकी डायोप्टर। क्या हो जाएगी दोस्तों? डायोप्टर। अगर हम बात करें वॉट, तो वॉट मैंने अभी आपको बताया दोस्तों किसकी हो जाती है आपकी? वो हो जाएगी आपकी पावर की। किसकी दोस्तों? वो पावर की। और न्यूटन की बात करें तो यह आपकी फोर्स, किसकी दोस्तों? फोर्स की आपकी क्या हो जाती है? यूनिट हो जाती है क्या? न्यूटन। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं? आपसे पूछा गया है कि समय का कौन सा मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, यह आपके दूरी का मात्रक हो जाता है। किसका दोस्तों? दूरी का मात्रक हो जाता है। यह दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो प्रकाश वर्ष आपके किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का मात्रक हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, कितना दोस्तों? 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। कितना दोस्तों? 10⁻15 मीटर। ये भी आपको याद करना है। पारसेक इकाई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पारसेक की, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कोई भी होती है दोस्तों, तो किसे किसे बोला जाता है? पारसेक को। दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक हो जाती है। तो यह हो जाएगा आपका किसका? दूरी की। किसकी दोस्तों? दूरी की इकाई हो जाएगी आपकी क्या? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना दोस्तों? 3.26 प्रकाश वर्ष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक पारसेक बराबर हो जाता है दोस्तों। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह होती है क्या? पारसेक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपसे पूछा जा रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। क्योंकि श्वसन में क्या होता है दोस्तों? श्वसन में
क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऊष्मा जो होगी दोस्तों वह उत्सर्जित होगी, उत्पन्न होगी। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, वह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अम्ल और क्षार में बेसिक अंतर बताया था। तो अम्ल जो होंगे दोस्तों वह आपके H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार आपके OH- जल में घुलने पर क्या होंगे दोस्तों, OH- आयन देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है। तो दोस्तों यह पूछा गया है, सिल्वर दोस्तों Ag और कॉपर यह क्या है दोस्तों, ऊष्मा के क्या है। तो यह दोस्तों सबसे अच्छे सुचालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, गुड कंडक्टर में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है दोस्तों मरकरी, जिसे बोला जाता है क्या, पारा। क्या दोस्तों, पारा। जो दोस्तों आपने देखा होगा थर्मामीटर में हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, Hg। थर्मामीटर में दोस्तों Hg का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हमने देखा कमरे के तापमान पर जो धातु थी दोस्तों, वह धातु को देखा जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अब हम देखेंगे अधातु को। तो दोस्तों अधातु जो होती है वह होती है हमारी कौन सी, ब्रोमीन। कौन सी दोस्तों, ब्रोमीन। जो पारा हो जाएगा दोस्तों यह धातु हो जाएगा दोस्तों जो लिक्विड में फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया था अधातु के बारे में, तो वह हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तो दोस्तों धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान होता है। आपसे पूछा जा रहा है धातुओं के गुण से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। धातुओं को पीट कर पत्थर बनाया जाता है। पत्थर मतलब दोस्तों चादर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो दोस्तों अगर आप धातु को पीट कर चादर बना रहे हैं तो आपको उस गुण के बारे में पूछा जा रहा है, और वो गुण हो जाता है दोस्तों आघात वर्ध्यता का। किसका दोस्तों, आघात वर्ध्यता। धातु तो जो होती है दोस्तों आघात वर्धनी होती है, इसलिए उनको पीट कर चादर बनाना, पत्थर बनाना आसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन अभी हमने देखा, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, और अगर हम बात करें स्वप्नों का अध्ययन तो वह कहलाता है दोस्तों कैसा, ओनिरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, ओनिरोलॉजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। होने वाला है दोस्तों, आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की आपको स्थापना पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई। और अगला जो क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इन दोनों के ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।